हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आज टॉपिक है कक्षा 12 रसायन का उत्प्रेरक, जो कि चैप्टर नंबर 5 का है। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। तो आज हम उत्प्रेरक की बात करेंगे। उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो जैसा कि शब्द है उत्प्रेरण, मतलब प्रेरित करना, मतलब बढ़ाना। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया बच्चों चल रही है, ठीक, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो वो रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है, धीरे धीरे हो रही होती है तो तेज़ी से होने लगती है। तो और यह पदार्थ उस उत्पाद में मिलेगा नहीं, परंतु अभिक्रिया करने के पश्चात ये तुरंत उससे बाहर हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। अब रसायन की भाषा में इसको हम समझते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं। दर में वृद्धि कर देते हैं, ये लाइन बहुत अच्छी है। तो उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे कि एक हमारा फार्मूला होता है, वो क्या कहते हैं, अभिक्रिया है हैबरविद से अमोनिया के निर्माण में। जब मॉलिब्डेनम, ठीक है, जो मॉलिब्डेनम होता है वो लोहे के चूर्ण में क्या काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए अभिक्रिया देखो, ये लिखी है N2 + 3 = Fe, ठीक। जब N2 और 3H2 मिलाते हैं और उसमें लोहे का चूर्ण धीरे धीरे डालते हैं, तो जब चूर्ण डालते हैं उसके बाद उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम डालते हैं, तो ये क्या करता है? इस चूर्ण को सक्रिय करता है इस अभिक्रिया कराने के लिए। तो हमारा अमोनिया बन जाती है। क्या बन जाती है? अमोनिया बन जाती है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में हैबरविद से अमोनिया के निर्माण में मॉलिब्डेनम लोहे की तरह कार्य करता है। तो ये हमारा उत्प्रेरक हो गया। अब बच्चों जानते हैं कि कोई अभिक्रिया होती है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया को बढ़ा रहा है तो उस अभिक्रिया को घटाएगा भी। तो घटाएगा तो जो घटा देगा तो उसको मंद कहेंगे, मंद कर देगा, मंदक कहेंगे, विष कहेंगे। तो और जो बढ़ा देगा उसको प्रेरक कहेंगे, वर्धक कहेंगे। तो उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्प्रेरक होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। समझ गए? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब बात इतनी हो गई, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बार और दोबारा शुरू से हम लोग अवलोकित कर लेते हैं। उत्प्रेरण वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ठीक। अब आते हैं उत्प्रेरण के प्रकार कि उत्प्रेरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्प्रेरक है समांगी उत्प्रेरण। जब क्रियाकारक का मतलब बच्चों यहाँ पर अभिकारक हुआ। क्या हुआ? अभिकारक या और उत्पाद दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्रियाकारक कहते हैं। तो जब क्रियाकारक क्रियाफल तथा उत्प्रेरक समान प्रवस्था में होते हैं तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे कि कोई हमने गैस ले ली, ठीक। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं। N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस है। H2 क्या है? ये भी गैस है। अमोनिया क्या है? ये भी गैस है। तो जब उत्प्रेरक की अभिक्रिया में उत्पाद, अभिकारक और उत्प्रेरण, ठीक है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही माध्यम में हों। यदि गैस है तो तीनों गैस हों, ठोस हों तो तीनों ठोस हों, द्रव हों तो तीनों द्रव हों। तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। कि मतलब जब क्रियाकारक जिस अवस्था में हो और उसी अवस्था में उत्प्रेरक हो,
बस इतनी सी बात है। क्रिया कारक जिस अवस्था में हो और उत्प्रेरक भी उसी अवस्था में हो तो इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। और विषमांगी उत्प्रेरण जो होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। जैसे कि उसको समझते हैं विषमांगी उत्प्रेरक को। हाँ, अब देखो विषमांगी उत्प्रेरक की बात करते हैं। तो विषमांगी जब क्रिया कारक, क्रियाफल तथा उत्प्रेरक अलग अलग तीनों अवस्था में होते हैं तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अगर समांगी समझ में आ गया होगा तो विषमांगी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, वनस्पति तेल, ठीक, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, द्रव अवस्था में है। और H2 क्या है, गैस अवस्था में है, ठीक है। Ni क्या है, Ni एक निकिल धातु होती है, वो धातु ठोस अवस्था में है। और वनस्पति घी जो है वो भी ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, अतः ये कैसे होंगे, विषमांगी उत्प्रेरक होंगे। अब बच्चों इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषित करते हैं, ये क्रिया इनकी कैसी होती है, तो उनकी हम क्रिया समझते हैं, क्रिया विधि। सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रिया कारक के अणु विसरित होते हैं, ठीक। सर्वप्रथम क्या होते हैं, जो ठोस उत्प्रेरक के सतह पर क्रिया कारक के अणु विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्या होते हैं, विसरित अणु फैल जाते हैं, मतलब जो अणु होते हैं वो उत्प्रेरक की, जैसे कोई ये उत्प्रेरक है, ठीक है, यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। जैसे कि ये है कि कोई हमारा ये क्रिया कारक है, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, सबसे पहले इस फर्श में ऐसे विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा, हाँ, तो फैल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर क्रिया कारक के अणुओं का अधिशोषण होता है, ठीक है। जो उत्प्रेरक की सतह होती है उस पर क्रिया कारक के जो अणु होते हैं वो अधिशोषित होते हैं। मतलब इस अधिशोषित का मतलब होता है कि किसी सतह पर चिपक जाते हैं, किसी सतह पर चिपक जाते हैं। अधिशोषण के बाद मध्यवर्ती संकुल बनता है, ठीक है। और जब ये चिपक जाते हैं तो हाफ रिएक्शन होती है, मतलब क्या होती है, रिएक्शन शुरू होना प्रारंभ हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती संकुल कहते हैं। उत्प्रेरण की सतह से उत्पाद का विशोषण होता है और उत्प्रेरण की सतह से जो उत्पाद होता है बन जाता है और उसका क्या होता है, वो बनकर अलग हो जाता है। उत्पाद बना और अलग हो गया और उत्पाद का उत्प्रेरक से दूर विसरण हो जाता है, ठीक है, और उत्प्रेरक अलग हो जाता है, उत्पाद अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमारी उत्प्रेरक की क्रियाविधि होती है, उत्प्रेरक की क्रियाविधि होती है। तो कैसे बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा उत्प्रेरक है, इसमें से जो क्रिया कारक आएंगे वो इसमें चिपट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सतह पर फैल जाएंगे, फैलने के बाद एक मध्यवर्ती क्रिया होती है, ठीक है, मध्यवर्ती संकुल बनता है, मध्यवर्ती संकुल बनता है। संकुल बनने के बाद, ठीक है, ये जो उत्पाद होता है फिर उत्पाद बन जाता है और उत्पाद ये उस उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाता है और उत्प्रेरक अलग हो गया, उत्पाद अलग हो गया और हमारी रिएक्शन हो जाती है। उत्पाद का उत्प्रेरक से दूर विसरण हो जाता है और इस तरह से हमारी रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं क्या कि ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ठोस उत्प्रेरकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, सक्रियता। ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता से अभिप्राय है कि उत्प्रेरक क्रिया कारक के अणुओं को अपनी सतह पर पर्याप्त प्रबलता से अवशोषित करता है, ठीक। जो मैंने अभी क्रिया विधि बताई है उत्प्रेरक की 4 पॉइंट हैं, उन्हीं 4 पॉइंटों को उसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो ठोस उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक की सक्रियता से अभिप्राय ये है कि उत्प्रेरक क्रिया कारक के अणुओं को अपनी सतह पर पर्याप्त प्रबलता से अवशोषित करता है। इसके बाद आता है वर्णात्मकता। वर्णात्मकता से अभिप्राय है कि उसके अभिक्रिया के विशेष दशा में संपन्न कराने की क्षमता रखते हैं, ठीक।
ठीक, जैसे ये मध्यवर्ती संकुल बनता है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, वे उत्प्रेरणी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक रंध्र क्रियाकारक व क्रियाफलक के अणु के आकार पर निर्भर करती हैं, उन्हें आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका उत्प्रेरक का टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक बहुत जल्दी हम दोबारा बनाएंगे, और इसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाकर आप लोग पूछ लिया करो। धन्यवाद।